Okay, students, so today's now in this lecture we are going to discuss the previous year board examination question और जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर 1 के डिस्कस करे थे। आज हम लोग चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ आप प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस कई सारे सैंपल पेपर से मिला के बनाए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। यहाँ पे कई सारे सैंपल पेपर का कंट्रीब्यूशन उन्हें हम लोग थैंक्स बोलेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे 2 मार्क्स के होंगे। और मेरे सामने पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है वो एक कंटिन्यूअस कर्व है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक। व्हाई इज इट सो? इन्होंने कह रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन से वो एक कंटिन्यूअस कर्व होती है, उनमें सडन ब्रेक क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए एनसीईआरटी में हम लोग इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट। और शायद आपको याद हो मैंने आपको बतलाया था दोज इमेजिनरी कर्व विच आर ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वे इमेजिनरी कर्व जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करते हैं, एट विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, जिन पर एक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है। तो उसी चीज को हमने आपके सामने यहां पे एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ कंटिन्यूअस फोर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जो टेस्ट चार्ज है जो मूव कर रहा है वो लगातार एक कंटिन्यूअस फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। अब ऐसे में अगर वो सडन ब्रेक हो जाएगा तो उस पर कोई फोर्स ही काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है, एक सडन ब्रेक वहां पे नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एक बार पहले भी, कि एक्सप्लेन व्हाई द टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। कई बार बोर्ड एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? तो मैंने आपको वैसे ही बतलाया था इसके लिए कि इफ दे डू, अगर वो ऐसा करती हैं, सो देयर आर टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट अ सिंगल पॉइंट सोज द टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट खींचेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। थोड़ा फिगर के माध्यम से हम लोग इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे ए पॉइंट पे आपने देखा कि ए पॉइंट पर यहां पर दो टेंजेंट खींच रही है क्योंकि यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक टेंजेंट सपोज ये T1 है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जबकि दूसरी टेंजेंट T2 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पे वही मैंने आपको बतलाया कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस so there will be the two direction of the electric field at the point of intersection which is impossible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या रखा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट। आप सामने देख रहे हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसमें इन्होंने क्या रखा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करिए, इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि दो चार्जेस का अरेंजमेंट जिनके मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल हैं बट नेचर कैसे अपोजिट है, जब एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, एक दूसरे से इस तरीके से आपने देखा कि अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हैं तो ये जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस।
इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ओके बच्चों, तो अगर हम लोग इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में देख लें कि इसका वेक्टर नोटेशन क्या होगा तो वेक्टर नोटेशन आप देखेंगे इस तरीके से, वेक्टर p इज इक्वल टू q, और यहां पे 2a वेक्टर हम लोग यहां पे ऐसे देख लेंगे। अगर हम लोग इसकी SI यूनिट की बात कर ले तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, कूलॉम इंटू मीटर होगा। ठीक है, और डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कहां से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मूला आप इस तरीके से देख सकते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। SI यूनिट कैसे आप बात करेंगे, इसकी होगी कूलॉम इंटू मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका अगर हम से कोई पूछ ले तो हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बतला सकते हैं कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे कि आपको मालूम है क्या होता है, AT। चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए अगर आप यहां पे देखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, AT, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L। तो इस तरीके से आप यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बतला सकते हैं, ATL। ओके बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि अगर किसी डाइपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन के बारे में हमें थोड़ा सा बतलाना है। तो यहां पे जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये मेरे पास में कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज आपने देखा इसका ये डायरेक्शन, और आपने देखा कि ये एक कोई डाइपोल ले लिया हमने AB, जिस पर अगर हम लोग चार्जेस की बात करें कि इस पर चार्ज क्या होगा, तो आपको मालूम है कि माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और these two charges are separated by a distance 2a and the direction of the dipole moment is minus q2 plus q charge। ओके बच्चों, तो ये जो कंडीशन है अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टेबल कंडीशन होती है। ये यहां पे अगर आप देखेंगे दैट इज द स्टेबल कंडीशन। यहां पे अगर हम लोग बात करें, स्टेबल कंडीशन है जहां पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो यहां अगर हम लोग बात कर लें कि एनर्जी क्या होगी हमारे पास में स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, कभी एनर्जी पूछ लेते हैं तो U इज इक्वल टू आपको मालूम है माइनस के PE कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस PE। और अगर ऐसे ही जैसे मैं कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं, जैसे आपने देखा कि ये हम लोगों ने एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, इस तरीके से आपने देखा ये हम लोगों ने इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, और यहां पर आपने देखा कि एक कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये आपने डाइपोल ले लिया यहां पर, जिस पर चार्जेस क्या हैं, आपने देखा A और B पॉइंट है बस, लेकिन अब चार्जेस को हमने रिवर्स कर दिया, इस तरफ प्लस क्यू इस तरफ माइनस क्यू, ये क्या है E। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होगा, आपने देखा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसी कंडीशन होगी, इसकी अनस्टेबल कंडीशन है। ये यहां पे आपने देखा अनस्टेबल कंडीशन है, यहां पर क्योंकि एंगल थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, और यहां पर अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें दैट इज माइनस के PE cos 180 का वैल्यू -1 होगा, तो यहां पे ये PE होगा। तो ये बच्चों कौन सी कंडीशन होगी, अनस्टेबल। और जानते हैं यहां पे हालांकि इस क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे पूछा नहीं है, लेकिन कई बार CBSE में पूछ लेते हैं व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी when a dipole is rotated from unstable equilibrium to stable। तो आप डेल्टा U इक्वल टू जब U2 माइनस U1 करेंगे तो ये PE, और ये यहां पे अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस PE, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, 2PE। तो अगर कोई डाइपोल अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में आता है तो यहाँ पे स्टेबल टू अनस्टेबल आता है, सॉरी, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल करके हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। पावर पॉइंट पे समझते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और दोबारा फिर से। यहां पे तो हमें केवल स्टेबल और अनस्टेबल दिखाना था, जिसको हम एंगल से केवल कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आगे तक समझा दिया आपको। तो जैसे
हम लोगों को स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा इक्वल टू 0 यानी कि डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू द ई। फिगर के माध्यम से देखिए, आपने देखा कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे है, पैरेलल है। यहां पे आप देख रहे हैं। अनस्टेबल की अगर हम लोग बात कर ले तो अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जहां पे डाइपोल मूवमेंट इज एंटी पैरेलल टू ई। और इस तरीके से आप देखेंगे ये डाइपोल मूवमेंट को हम लोगों ने एंटी पैरेलल ले लिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को हालांकि हम एनसीईआरटी में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। इन्होंने क्या रखा है, द फिगर शोज ट्रैक ऑफ द 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। Give the sign of the 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहां पे जैसे आपने फिगर देखा तो फिगर से हमें क्लियर है कि चार्ज पार्टिकल 1 और 2 पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो Q1 एंड Q2 का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जबकि जो अगर आप देखेंगे वाइल Q3 है उसका नेचर हमारे पास कैसे होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब इन्होंने क्या रखा कि बतलाओ किस चार्ज टू मास रेशियो, किस चार्ज का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा, पहले वाले का, दूसरे वाले के या तीसरे वाले का। तो अभी हम आपको एक एक्सप्रेशन करके दिखाएंगे, उसमें मैं दिखाऊंगा QYM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, Y के। और इन तीनों में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन मेरे पास में थर्ड पार्टिकल कर रहा है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जो थर्ड पार्टिकल है यानी कि जो Q3 है हैज द हाईएस्ट, यहां पे हम लोग कह सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो। देखिए यहां पे हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। यहां पे जैसे एक्सप्रेशन में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है नेगेटिव प्लेट की तरफ तो उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि फिगर से हम लोगों को क्लियर है कि 1 और 2 जो है उनका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। जबकि जो थर्ड पार्टिकल है हमारे पास में 1 और 2 इनका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। और जो थर्ड हमारे पास में है वो उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। अब हम बात कर लें Q/M की, कि Q/M किसका ज्यादा होगा। तो Q/M के लिए थोड़ा सा हम लोग यहां पे एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। यहां पे देखिए एक्सप्रेशन यहां पे हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने देखा कि सपोज एक कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। अगर हम लोग बात कर लें कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन आपको पता है A इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन M। और F की जगह हम लोग यहां पे क्या रखेंगे, QE अपॉन M। ओके, अब यहां पे जैसे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल जब, मतलब कहना चाहिए कि यहां पे हम फिगर बनाते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि पॉजिटिव प्लेट है और ये आपने देखा कि कोई निगेटिव प्लेट है और ये सामने मान लीजिए कोई एक स्क्रीन है और ये कोई एक प्लस चार्ज पार्टिकल है, इसको हम लोग ले रहे हैं, या माइनस चार्ज पार्टिकल ले लीजिए। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे एंटर करेगा, जैसे मान लीजिए मैंने माइनस चार्ज पार्टिकल ले लिया, या ऐसा करिए इसको प्लस ले लीजिए, और जो ऊपर वाले साइन है इनको हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस, और नीचे वाले जो साइन है उनको हम लोग क्या ले लेते हैं, प्लस। इस तरीके से तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका पाथ पैराबोलिक होगा। और मान लेते हैं इसने एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस कवर करी, यहां पे L। ये कोई पॉइंट यहां पे अगर हम लोग देख लेते हैं, यहां पे जैसे मान लीजिए आपने देखा ये यहां पे ये डिस्टेंस हमारे पास में y एक्सिस में इस तरीके से आप करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे बात कर लें मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में इसका जब मोशन करेंगे तो x इज इक्वल टू आपको मालूम है ut प्लस क्या होता है, हाफ AT स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस में मान लीजिए कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, L, तो L u इंटू टी। और आपको पता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट होगी। तो यहां से t इज इक्वल टू बच्चों आप देखेंगे L अपॉन u आ जाएगा। अब अगर हम यही बात कर लेते हैं कि मोशन अलोंग y एक्सिस में हमारे पास में क्या मोशन होगा, तो आप फिर से इक्वेशन लगाएंगे तो y इक्वल टू अगर आप ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखते हैं तो यहां पे y एक्सिस में मान लीजिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, y। और वर्टिकल कंपोनेंट का जो इनिशियल हमारे पास में वेलोसिटी होती है वो क्या होगा, 0 इंटू टी प्लस के हाफ, और ये क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर। तो y इक्वल टू अगर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे जब हम लोग यहाँ पे a की,
तो ए की वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, कितना हो जाएगा QE अपॉन M यहां पे, और टी स्क्वायर इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा U स्क्वायर। तो यहां से आप बच्चों साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि Q अपॉन M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Y के है। और जब Q अपॉन M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Y के है तो फिगर में अगर आप चले जाइए यहां पे, तो जो तीसरा वाला पार्टिकल है इसका Y सबसे ज्यादा होगा कंपैरेटिवली 1 और 2 के। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहां पे समझ सकते हैं। पावर पॉइंट पे देख ले, थोड़ा आसान करके मैंने समझाया है। और पावर पॉइंट पे जैसे यहां पे मैंने बताया कि वाई एक्सिस में इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, समझ गए आप। u 0, एक्सेलरेशन ये, टाइम ये, और तीनों का वैल्यू जब हम लोग यहां पे पुट करेंगे इन सभी का इसमें, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी इस तरीके से कि q बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पर एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, प्लॉट a graph showing the variation of Coulomb's force F versus 1 upon r square। जैसे कि बच्चों आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो कुलॉम्स लॉ होता है उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, F इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर मुझे दो ग्राफ खींचने हैं। इन्होंने क्या रखा, F और r स्क्वायर के लिए मुझे ग्राफ खींचने हैं, जहां पर r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। चार्जेस मेरे पास में दो हैं। एक आप देखिए फर्स्ट केस में आपने देखा कि दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव। और सेकंड केस में अगर आप देखेंगे तो सेकंड केस में एक चार्ज मेरे पास में जिसका नेचर पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है, निगेटिव है। तो बच्चों जब आप ग्राफ खींचोगे एफ और आर स्क्वायर के बीच में, तो ये तो आपको क्लियर है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, यहां पे आर स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या आएगा, स्लोप आएगा, यहां पे स्ट्रेट लाइन ऑफ द स्लोप आएगा। तो ये कैसे बनेगा इसका ग्राफ, अगर हम लोग बात कर लें पहले वाले केस का, जब दोनों चार्जेस हमारे पास में पॉजिटिव हैं। देखो जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इनके बीच का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव। और अगर ये दोनों चार्जेस हैं, इनके एक प्लस का है और एक माइनस है, तो इनका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। और जब एक रिपल्सिव है और एक अट्रैक्टिव है, तो इनको अगर हम लोग यहां पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए रिपल्सिव पहले वाले के लिए जो मेरे पास में एफ और 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, उसका अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्राफ इस तरीके से होगा। और यहां पे एफ और आर स्क्वायर का देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों को इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा अट्रैक्टिव का। और एक चीज आप ध्यान से और देखें यहां पे कि ये स्लोप की बात कर लें, यहां पे अगर हम लोग स्लोप की बात कर लें तो जो मैग्नीट्यूड हमारे पास में अट्रैक्शन का होगा वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ रिपल्सन से। क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहां पर अगर आप एफ और आर स्क्वायर का स्लोप देख रहे हैं कि कितना होगा, और यहां पे आप स्लोप देख लीजिए कितना होगा। ये स्लोप जैसे मान लीजिए आप देखेंगे θ1 है, θ2 है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि वेयर θ2 इज ग्रेटर देन किसके, θ1, इसका स्लोप ज्यादा है अट्रैक्शन का कंपैरेटिवली रिपल्सन का। तो कभी एग्जाम में ये भी पूछ ले कि बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन वाला या रिपल्सन वाला, तो आप इस तरीके से देख के बता सकते हैं। ओके बच्चों, हम लोग इसको थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं इस तरीके से कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप इज मोर फॉर अट्रैक्शन, देयरफॉर द अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें उन्होंने क्या रखा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल P प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट द डायरेक्शन अलोंग विच द टॉर्क एक्ट। देखिए यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा एक डेरिवेटिव पार्ट्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। यहां पर इन्होंने क्या रखा है, हम लोगों को जब कभी किसी डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क हम लोगों को फाइंड करना है, क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिगर आप समझें, जैसे मान लीजिए ये हम लोगों के पास में इस तरीके से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक कोई डाइपोल ले रखा है ए बी। और जैसे कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस ए बी जो डाइपोल हमने लिया हुआ है, इस पर जो चार्जेस हैं वो हमारे पास में क्या है, -q और +q।
जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है, 2a। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है जैसे कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा वो अवे, और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये इस तरीके से, ये आपने देखा कि हम लोगों ने ये डिस्टेंस ले लिया। एट एनी इंस्टेंट द डाइपोल मेक्स थीटा एंगल। अगर मान लीजिए किसी टाइम डाइपोल ने कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। डाइपोल मोमेंट तो आपको पता ही है जो कहां से कहां की तरफ काम कर रहा है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो परपेंडिकुलर बीसी है वो इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2a साइन थीटा। ये वैल्यू हम लोगों ने यहां पे देख ली। और जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन इनके कैसे हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात कर लें कि द फोर्स ऑन आइदर चार्ज, हमारे पास में कोई भी एक फोर्स हम लोग ले लें, आइदर चार्ज जो मेरे पास में कोई एक होगा तो उस पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। और अगर हम लोग बात कर लें कि these two forces are of the equal magnitude, act in opposite direction, and their line of action is different, so they constitute a couple। ये क्या constitute करेंगे, एक couple को, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और जानते हैं वो टॉर्क अगर आप देखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू होगा आइदर फोर्स, इनमें से हम लोग कोई भी एक फोर्स लेंगे, into perpendicular distance between the charges, या perpendicular distance between them। तो यहां पे अगर आप देखेंगे टॉ इज इक्वल टू आइदर फोर्स, हमारे पास में कोई एक फोर्स क्या है, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे कि आपने देखा हमारे पास कितनी है यहां पे 2a साइन थीटा। और मैंने आपको जैसे कि पीछे बताया था कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, P इज इक्वल टू किसके होता है, Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, PE, और ये यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये मेरे पास में टॉर्क का इस तरीके से आ जाता है। और अगर हम लोग इसको वेक्टर नोटेशन में शो करें कि इसका वेक्टर नोटेशन क्या होगा, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ओके बच्चों, डायरेक्शन इसका क्या होगा, नॉर्मल टू द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। हम लोग इसको थोड़ा सा पावर पॉइंट पे समझ लें, तो पावर पॉइंट पे आप इसको देखेंगे इस तरीके से, ये मेरे पास एक डाइपोल, इस पे लगने वाले चार्ज पे किसी पे QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और Q इंटू 2E के जगह मैंने P पुट किया, और इस तरीके से हम लोग इसको देख लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डायरेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें हमारे पास है, सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, जिसमें उन्होंने कर रखा, टू आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड एक्स वाई प्लेन एज सोन इन द फिगर, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ओ। फिगर आप सामने देखिए, हम लोगों को दो डाइपोल यहां पे दिखाई दे रहे हैं, एक डाइपोल ये है, दूसरा डाइपोल ये है, और हम लोगों को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ओरिजिन ओ पर, ओरिजिन ओ पर नेट हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे हम लोग चलते हैं कुछ इस तरीके से, पहले फिगर देख लें। फिगर में इन्होंने इस तरीके से दिया है, ये यहां पर एक कोई डाइपोल ऐसे आपने देखा प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास, और ये आपने देखा माइनस क्यू चार्ज है। ओके, और दूसरा डाइपोल अगर आपने देखा, ये यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है, और एक्सिस थोड़े से बना के दिए हैं इन्होंने, ये एक्स और वाई एक्सिस अगर हम लोग ले लें यहां पे, इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये यहां पे वाई एक्सिस है।
अच्छा, आपको मैंने बताया था कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a, 2a ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पे अगर हम लोग बात कर लें कि ये a है और ये भी हम लोग इस तरीके से a दिखा देते हैं, तो दोनों चार्जेस की वजह से यहां पर अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू बोथ डाइपोल, यहां पे दोनों डाइपोल की वजह से अगर हम लोग निकाले, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिख देते हैं हम लोग एट O ड्यू टू बोथ डाइपोल, दोनों डाइपोल्स की वजह से, बोथ डाइपोल। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πr²। तो अब दोनों डाइपोल की वजह से निकालेंगे, तो अगर हम लोग E1 की वैल्यू निकालेंगे, वाई एक्सिस वाला ले रहे हैं पहले हम लोग, क्या वाई एक्सिस की वजह से, और फिर हम लोग एक्स एक्सिस की वजह से ले लेंगे। तो वाई एक्सिस की वजह से लेंगे तो यहां पर के मतलब के तो 1/4πε0 है, इसे हमने के लिख लिया, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और यहां पर अगर आप देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, चूंकि हम लोग इसे सॉल्व कर रहे थे, जे कैप माइनस यहां पे कितना हो जाएगा जे कैप, तो अगर हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं माइनस के 2kq अपॉन ए स्क्वायर और यहां पर जे कैप। ओके, अब अगर हम लोग अलॉन्ग इस तरफ ले लें, अगर इस बार दूसरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, तो E2 इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे यहां पे, तो के क्यू अपॉन नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब चूंकि एक्स एक्सिस में हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। तो बच्चों आप देखेंगे इस तरीके से माइनस के 2kq अपॉन ए स्क्वायर, और ये यहां पर कितना हो जाएगा आई कैप। अब हम लोग यहां पे देखिए फिगर, आप जरा ध्यान से समझिए, यहां पे अगर हम लोग यहां पे चूंकि इनकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरे पास में E1, उसका जो डायरेक्शन अगर हम लोग बात करेंगे, कुछ हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा, और E2 ये अगर हम लोग बात करेंगे, इसका डायरेक्शन हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा। और सपोज ये मेरे पास में इन दोनों की रिजल्टेंट फील्ड होगी इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं, और ये रिजल्टेंट फील्ड यहां पे E, जिसे हम लोग E नेट कह सकते हैं, और ये कोई एंगल अभी हम लोग अल्फा फाइंड करेंगे इसको यहां पे। तो आपको पता है जब दो वेक्टर्स म्यूचुअली कैसे होंगे परपेंडिकुलर, तो E इज इक्वल टू उनके मैग्नीट्यूड E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर। जब हम लोग करें यहां पर, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहां पर जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो E1 यहां पे जो कि आपके पास में कितना है माइनस 2kq अपॉन ए स्क्वायर जे कैप। अब चूंकि मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको पता है जे कैप की वैल्यू तो 1 हो जानी है यहां पे, तो आप इसे क्या लिखेंगे 2kq अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस E2 का भी वही है 2kq अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर 2kq अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और रूट से जब बाहर आएगा तो 2kq अपॉन ए स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा √2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी 2√2, और kq अपॉन नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, इतने न्यूटन पर कूलम। और अगर हम लोग इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, tan अल्फा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर E1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर E2, और आपको पता है कि दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड 2kq अपॉन ए स्क्वायर, इसका भी क्या है 2kq अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या आएगा 1, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हमारे पास में इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पर शो हो रही है। ओके बच्चों, आज हम लोग यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट में, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।